आज जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है चार्ट्स, ग्राफ्स, ट्रेडिंग स्क्रीन या फिर सीएनबीसी न्यूज़ चैनल। लेकिन जो मार्केट आज ट्रिलियन डॉलर का सिस्टम है, उसकी शुरुआत हुई थी एक पेड़ के नीचे, बिना किसी बिल्डिंग के, बिना कोई कंप्यूटर के या बिना किसी रूल्स के। सिर्फ कुछ लोग, एक डील और एक सोच कि ट्रेड करने का कोई फेयर और ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। और वही छोटी सी शुरुआत आगे चल के बन गई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे बनाने की नहीं है, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम बनने की। इसमें ग्रीड भी है, क्रैश भी है, कमबैक भी है और विजन भी। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी आपके और मेरे लिए रिलेवेंट है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का पल्स वही डिसाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक पेड़ से लेकर ट्रिलियन डॉलर तक का सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं 1792 की, जब न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर एक बटनवुड ट्री के नीचे 24 ब्रोकर मिले और एक हैंड रिटन एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का बेसिक मतलब था कि हम सिर्फ आपस में ट्रेड करेंगे, फिक्स कमीशन लेंगे और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बस इसी डील से जन्म हुआ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडेशन का। उस वक्त कोई फॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन था, ना कोई एक्सचेंज बिल्डिंग थी। सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट और एक नीड थी कि मार्केट को ऑर्गेनाइज बनाया जाए। देखो, वॉल स्ट्रीट का नाम भी तब पड़ा जब डच लोगों ने एक एक्चुअल वॉल बनाई थी अपने शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वही जगह आगे चल के बनी दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही स्टॉक ट्रेड होते थे, जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन धीरे धीरे यूएसए इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। तब रेलवेज, ऑयल, स्टील जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और उनके एक्सपेंशन के लिए चाहिए था कैपिटल, जिसका सबसे बड़ा सोर्स बना NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यानी मार्केट सिर्फ पैसे बनाने की जगह नहीं बना था, बल्कि देश बनाने का इंजन भी बन गया था। जैसे जैसे मार्केट बड़ा होते गया, वैसे ही लोगों की ग्रीड भी बड़ी होती गई। 1900 के दौरान यूएसए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में था। जैसे स्टील, रेलवे, ऑयल, बैंकिंग, सब सेक्टर बूम कर रहे थे। इसी दौर में कुछ ऐसे नाम उभरे जो वॉल स्ट्रीट का बैकबोन बन गए। जैसे जॉन डी रॉकफेलर ने ऑयल एम्पायर खड़ा किया स्टैंडर्ड ऑयल के ज़रिए, एंड्रयू कैनर्जी ने स्टील इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया और JP मॉर्गन ने फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने खुद के पैसों से मार्केट क्रैश तक को रोका है। इन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया नहीं, NYSE का यूज़ करके पूरे USA का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। 1920s के दौर में USA का इकोनॉमिक गोल्डन पीरियड था। हर तरफ ऑप्टिमिज्म था। लोग लोन लेके स्टॉक खरीद रहे थे, बिना समझे कि प्राइस किस बेसिस पे बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, ये बिलीफ लोगों में बन चुका था। लेकिन फिर आया 1929 का क्रैश। एक दिन में मार्केट 80% से ज़्यादा गिर गया था। लेकिन उसके बाद सिर्फ स्टॉक्स नहीं, पूरा देश डिप्रेशन में चले गया। मिलियंस ऑफ जॉब्स चली गई, बैंक्स बंद होना चालू हो गए और लोगों के लाइफ की सेविंग्स ख़त्म हो गई। फिर बाद में इसको नाम दिया गया था द ग्रेट डिप्रेशन। इसके बाद यूएसए को समझ आया कि फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं कि रूल्स ही ना हो, और तब जाके बना SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसका 1934 में बना था, जिसका काम था कि मार्केट को रेगुलेट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना और इन्वेस्टर के पैसों की सेफ्टी इंश्योर करना। ये क्रैश यूएसए के मार्केट के लिए एक पेनफुल वेकअप कॉल था, जहाँ से नए रूल्स और नए स्टैंडर्ड्स और नए नॉर्म्स शुरू हुए। 1971 में यूएसए ने लॉन्च किया एक नया एक्सचेंज, नैस्डैक। ये था दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। नो फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर, नो पेपर स्लिप, नो हैंड सिग्नल, नो शाउटिंग, सिर्फ स्क्रीन सिस्टम और टेक्नोलॉजी। और ऐसे सिस्टम ने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इंटेल, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज़ को दुनिया के सामने लाया। 1990s के आते आते इंटरनेट का क्रेज़ शुरू हुआ। 1995 से लेकर 2000 में आई .com बूम, यानी कि .com नाम वाली कंपनी, कोई भी कंपनी $1 बिलियन ड्रीम बन जाती थी। .com नाम वाली हर कंपनी के शेयर स्काई रॉकेट कर रहे थे। इन्वेस्टर पागल थे, मीडिया एक्साइटेड था। इन्वेस्टर बस वेबसाइट सुनते ही पैसे डाल दे रहे थे। प्रॉफिट, रेवेन्यू, बिजनेस मॉडल, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और पहली बार 2000 में सब फूट गया। .com क्रैश ने सबको हिला के रख दिया। थाउजेंड्स ऑफ कंपनी बंद हो गई। नैस्डैक ऑलमोस्ट 80% तक गिर गया था। पर इस क्रैश ने मार्केट को सिखाया कि इनोवेशन के साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। और इसी दौर में डेवलप हुआ एक और सेफ्टी सिस्टम, और वो था सर्किट ब्रेकर्स, जो मार्केट के क्रैश होने पर ट्रेड को टेम्पररीली रोक देता था, जिसका आज इंडियन मार्केट में भी यूज़ होता है। 2008 का दौर मॉडर्न फाइनेंशियल ग्रिड का पीक था।
बैंक हाउसिंग लोन उन लोगों को दे रहे थे जो रीपे कर ही नहीं सकते थे, और बैंक उन लोन्स को सिक्योरिटीज़ बना के बेच रहे थे जिनका एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं था। जब ये बबल फूटा तो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया, लेमन ब्रदर कोलैप्स हो गया और वर्ल्ड इकोनॉमी फ्री फॉल में चली गई। लेकिन इस बार यूएसए रेडी था। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट 0 तक ला दिए थे, लिक्विडिटी पंप की और स्टिमुलस पैकेज के ज़रिए मार्केट को संभाला। पब्लिक का ट्रस्ट वापस जीता गया और इसी दौर में मार्केट में वापस उड़ान भरी। एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ट्रिलियन डॉलर के ऊपर चले गए। टेक कंपनीज़ ने मार्केट का लैंडस्केप ही बदल दिया। एनवाईएसई और नैस्डैक दोनों ही नए दौर में एंटर किए, जहां मार्केट सिर्फ स्टॉक का नहीं, इनोवेशन का गेम भी बन गया था। ये सब कहानी सुन के सवाल ये उठता है कि हम इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज उनका सिस्टम है, हमें क्या लेना देना। पर सच तो ये है कि आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो वॉल स्ट्रीट पर होता है उसका इम्पैक्ट सेंसेक्स तक भी आता है। और अब तो ग्रो, वेस्टेड, एंड मनी जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप भी एप्पल, टेस्ला या गूगल, मेटा जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। लेकिन सबसे ज़रूरी सीख ये है कि माइंडसेट की। यूएस में इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग का हिस्सा है। लोग ओनरशिप के नज़रिए से इन्वेस्ट करते हैं, पर इंडिया में अभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और क्विक रिटर्न्स कल्चर ज़्यादा है। अगर हमको भी ग्लोबल इन्वेस्टर बनना है तो सिर्फ पैसा नहीं, सोच भी ग्लोबल करनी पड़ेगी। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज एक एग्जाम्पल है कि कैसे मार्केट क्रैश होने के बाद भी सिस्टम से विश्वास और विजन से वापस खड़ा हो सकता है। और हाँ, एक और चीज़ जो इस कहानी को कंप्लीट बनाती है वो है वो लोग जिन्होंने इस मार्केट के रूल्स समझे नहीं बल्कि नए रूल्स बनाए। ये मार्केट सिर्फ सिस्टम की वजह से नहीं, इंसानों की वजह से दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सचेंज बना। जब हम वॉरेन बफे का नाम लेते हैं तो हम सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक फ़िलोसॉफ़ी को याद करते हैं, जैसे बाय गुड बिजनेसेस एंड होल्ड देम फॉरएवर। उनका पेशेंस, उनका वैल्यू इन्वेस्टिंग का मॉडल हर इन्वेस्टर के लिए एक मोरल कंपास है। लेकिन सिर्फ बफेट ही नहीं, उससे पहले भी कई लेजेंड्स थे, जैसे बेंजामिन ग्राहम जिनके आइडियाज़ से वैल्यू इन्वेस्टिंग का जन्म हुआ, पीटर लिंच जिन्होंने कॉमन सेंस को इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बना दिया, जैसे इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। जैसे और एक है जॉन बोगले जिन्होंने इंडेक्स फंड का कंसेप्ट दिया और दुनिया भर के रिटेल इन्वेस्टर के लिए इजी एक्सेस क्रिएट किया। और नए दौर में भी ऐसे लोग आए जिन्होंने वॉल स्ट्रीट को रिडिफाइन किया, जैसे कैथी वुड जिन्होंने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन पे फोकस किया, और रे डालियो जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स से पोर्टफोलियो बनाया, और एलोन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें ट्वीट्स भी मार्केट का सेंटिमेंट बदल देते हैं, जिनके ट्वीट्स भी मार्केट का सेंटिमेंट बदल देते हैं। इन सब लोगों ने मार्केट को सिर्फ यूज़ नहीं किया, उसका कैरेक्टर बनाया है। इनकी कहानियाँ हमें बताती है कि मार्केट ओनली पैसे का गेम नहीं है बल्कि माइंडसेट का, विजन का एरेना है। तो ये थी एक पेड़ से शुरू होने वाली कहानी जो आज दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंजन बन चुकी है। यूएसए स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे का बाज़ार नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक कल्चर है, एक अप्रोच है जो फ्यूचर को देखने का है। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आते हैं जहां हम दुनिया के स्टॉक मार्केट्स, उनकी हिस्ट्री और उनसे मिलने वाली रियल लाइफ सीख के बारे में बात करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, आपका एक कमेंट हमें बताता है कि अगला टॉपिक क्या हो सकता है। और सब्सक्राइब करके आप इस फाइनेंशियल जर्नी के पार्ट बन जाते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और थैंक यू सो मच।